छात्रों, आज की 9वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ मेरे पिताजी यह सीखने जा रहे हैं। यह एक पूरक पठन है। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। मेरे पिताजी इस पाठ के लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं। इनकी मधुशाला यह अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, ये सब इनकी कविता संग्रह हैं। इसके साथ साथ नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक, इस तरह से 4 इनके यह आत्मकथा के खंड भी हैं। यह इस पाठ के शब्दार्थ हैं। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी थी। यहाँ पर लेखक अपने पिताजी के बारे में बता रहे थे कि प्रेस में उन्होंने किस तरह से काम के वे आदी हो गए थे। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पायजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फबती थी, और दुपल्ली टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद उनके गले में पड़ा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फ्लैट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ में कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। 4 ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है। 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरी को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह में रहना होगा। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल में रहो। एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। मेरे पिताजी का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था। वे सवेरे 3 बजे उठते,
शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होंगी। वे ठीक 6:30 बजे नहा कर लौटते। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी। उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक चरितमानस, रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की छोटी शीशे से जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहल रखकर, रेहल यानी पोथी रखने की एक छोटी सी कुर्सी होती है, उसे रेहल कहा जाता है। रेहल रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सके, वे मानस का नावाहिक पाठ करते थे। यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नावाहिक के निशान लगे हैं। पाठ वे सस्वर करते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सप्राण और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने अपना पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी यानी प्रसव की कोठरी को कहा जाता है। यह पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हूँ, जैसे ही मेरा खटोला यानी कि झूला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ, यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था। अवधी भाषा में मानस की शैली में अज्ञात रूप से मेरे अचेतन यानी कि चेतना रहित और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शिरा शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवधि की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता में घंटे भर भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊंगा। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजे दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता। माँ कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाना खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में
वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुँचे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बनाती, एक डब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाता वे भोजन न करती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास हो जाता। घर की 3 बुढ़ियाँ, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रही थी। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे प्राय देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। बाद को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेते, पर भी उनकी चलास तृप्त नहीं होती। चलास यानी कि चलने की इच्छा। और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने को वे तैयार रहते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे कितनी देर से सोएं, उठते वे सुबह 3 ही बजे थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्की नींद का काम कर देती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है, इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना पर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई, यानी कि बेकार भंगार माल की तरह वो निकाल दी गई, तो पिताजी ने शायद 2 रुपये में ले ली। यह घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजा दी। उसके कभी घड़ी सास के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीरें मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं, अब भी वह चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र, जो फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, फिर कर मेरी आंख उस घड़ी पर जा टिकती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोजन महोत्सव उसने देखे हैं, कितने हर्ष विषाद, अश्रु हास, वाद विवाद, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन, श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी, नाम तो एक आराम घड़ी है, पर न ही खुद आराम करत है, न केहू को आराम कराई देत है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसीलिए दिया गया होगा कि ये एक जगह रख दी जाती हैं। अलार्म से आराम आया तो भी कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया है, तो ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। इस तरह से इस पाठ में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पिताजी के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठता
आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति और स्वयं में आए संस्कारों को और परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ।